एक वक्ता थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा कि अगली जयंती आप मनाएं अशोकाधिग्रह की, तो ये सिंह वाला लाट सबसे ऊंचे जगह पर रख के दिल्ली में आप मनाएं। उनका इशारा था कि आप सरकार बनाएं। फिर आप सोचे आप इस चिंतन से आप बना लेंगे। दादा चंद्रगुप्त के बब्बर से रो एक बार हो संभालो और मैदान जंग खड़ा होकर के पुनः दादा चंद्रगुप्त का भारत वापस लेने के लिए संकल्प गंभीर हो जाइए। मित्रों, आप जिस पूर्वजों की संतानें हैं, आप उस भारत का सम्राट की जगह आज भारत सरकार होना चाहिए आपको, लेकिन दुख का विषय है कि आपके पास समझ नहीं। और यही समझ विकसित करने के दिशा में 93 से कंटिन्यू प्रयास चला है। तब आज जो आप देख रहे हैं इस गुजरात राज्य की सूरत शहर में जलवा कायम हुआ है। 1740 के आसपास पहली बार हमको यह पता चला कि पृथ्वी के अंदर एक महान सभ्यता बनी हुई है। उसके पहले न दादा चंद्रगुप्त का पता है, न ही महाराजा अशोक का पता है। लेकिन जो आने वाले लोग हैं उनको देख करके लगता है कि ये राजा बनने की काबिलियत नहीं रखते। जिस तरह की सोच समझ है, क्या दादा चंद्रगुप्त और अशोकाधिग्रह का नाम भज लेने से और आपके द्वारा किए जा रहे व्यवहार से लगता है कि राजा बन जाएंगे? लगता है कि भारत की सरकार बना लेंगे, प्रदेश की सरकार बना लेंगे? ऐसा कोई आप में लक्षण नहीं आता है नजर। ये सीधे सीधे मरे हुए व्यक्ति का लक्षण है। अब मैं आता हूं पूर्वजों पर सीधे। दादा चंद्रगुप्त के चरणों में, महाराजा अशोक के चरणों में और भारतीय संविधान के माध्यम से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार और भारत की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा महान अशोक चक्र जो स्थान देने वाली विभूतियों ने काम किया है। राष्ट्रीय राजमुद्रा में स्थान प्राप्त है, बगैर उसके सरकार नहीं चलती। ऐसे सारी विभूतियों को यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की पुरुषार्थ और प्रयास को सबको नमन और वंदन करते हुए कहना चाहूंगा दादा चंद्रगुप्त के लिए कि आज उनकी भी आपने यहाँ पर चित्र लगाया है और महाराजा अशोक की जयंती मनाया है। उनकी तो बहुत क्यों आप मनाते हैं, जबकि दादा चंद्रगुप्त के इतिहास के संबंध में आज से 230 साल पहले इस भारत भूमि का एक भी व्यक्ति नहीं जानता था, न ही किसी इतिहास के पन्ने में था, न ही आम जनमानस में कोई चर्चा थी। वो धन्य है अंग्रेज जो दुर्भाग्य से भारत भूमि पर चले आए, और इस कौम का सौभाग्य है कि विलियम जोन्स ने पहली बार शिलालेखों पर थोड़ी बहुत उत्कीर्ण बातों को देखा तो समझा कि शायद किसी कौम का इतिहास है। तो आखिर ये भाषा कौन है, उसको कैसे पढ़ा जाए? आपकी भाषा भी गायब, लिपि भी गायब, और जिस कौम में आप आते हैं आपके कौम का एक भी आदमी नहीं है पूरे भारत में जिन्होंने कि अपने कौम का इतिहास खोजा हो, भाषा खोजा हो, लिपि खोजा हो या उस दिशा में 1% भी काम किया हो। कितना निंदन करने का विषय है जिस कौम का पूर्वज उस कौम का इतिहास खोजने वाला नहीं। हमें अंग्रेज खोज के दे, हम उन्हें विदेशी करके गाली दें और भारत से भगाने की लड़ाई लड़ते रहे। ये हमारे लोगों की सोच समझ थी और आज भी वही सोच समझ से कोई ज्यादा नजर नहीं आती। फिर हम आते हैं सीधे कि दादा चंद्रगुप्त के विषय में मौजूदा इतिहास में यह लिखा पढ़ा है कि इनका युद्ध सिकंदर से हुआ। इनका युद्ध सिकंदर के सेनापति सगे चाचा सेल्यूकस से हुआ। किस बात के लिए हुआ कि वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया हुआ था। पंजाब के आसपास के लगभग 500 नगरों पर कब्जा कर लिया था और वो नगर जहां हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई में ये चीजें मिली है। इसका मतलब हुआ कि 500 नगर मौजूद थे और भारत के इतिहासकार धूर्त और मूर्ख हैं जो यह बताते हैं
कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है, ये नहीं है। तो सिकंदर तो वहां से आया था 2300 साल पहले, 2400 साल पहले, 2400 साल पहले का आपका लिपि भाषा सारी गए। तो गंभीर हो जाइए मित्रों, आप जिस पूर्वजों की संतानें हैं, आपको इस भारत का सम्राट की जगह आज भारत सरकार होना चाहिए आपको, लेकिन दुख का विषय है कि आपके पास समझ नहीं। और यही समझ विकसित करने के दिशा में 93 से कंटिन्यू प्रयास चला है। तब आज जो आप देख रहे हैं इस गुजरात राज्य के सूरत शहर में जलवा कायम हुआ है, उस जलवा बनाने वाले जितने साथी हैं, चाहे वो हमारे दिनेश भाई हैं या उनके साथ हम लोगों को बुलाने वाले ये मौर्या जी हैं, भाई नाम ही भूल जा रहा हूँ, राजेश जी हैं, या और तमाम अन्य साथी हमारे ये यशराज जी भाई हैं, इन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम इस मरी हुई कौम में आपने प्रेरणा डालने का जो काम किया है और इन्हें संगठित करने के लिए और मंच तक लाने का, इसके लिए भी आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ, जरा सोचिए कि एक सामान्य व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में 1740 के आसपास पहली बार हमको यह पता चला कि पृथ्वी के अंदर एक महान सभ्यता बनी हुई है। उसके पहले न दादा चंद्रगुप्त का पता है, न ही महाराजा अशोक का पता है। और जब खुदाई में मिल गया तो 1760 में जो कानून के विद्यार्थी हैं, कानून के विद्यार्थियों के लिए 1760 में राजा नंद को फांसी दी गई। और अंग्रेजों ने फांसी दिया, किस बात के लिए दिया कि बंगाल के राजा के खजाने का टैक्स चोरी कर दिया, और वहीं से अंग्रेज भगाओ अभियान चला। लेकिन उसके पीछे का इतिहास है कि लॉर्ड कनिंघम ने जो खुदाई से मौर्यों का इतिहास निकाल दिया, जिसके इतिहास को दफन कर दिया गया था, कफन ओढ़ा दिया गया था मिट्टी का, उस पूरे कौम कहीं जाग न जाए, अंग्रेजों के साथ खड़ी होकर भागने के समय या देश छोड़कर जाते समय देश का सरकार न बना ले, इसीलिए आपको गुमराह किया जाता रहा। और आज भी वही लोग आपको गुमराह कर रहे हैं दिन पर दिन। हमारे एक वक्ता थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा कि अगली जयंती आप मनाएं अशोका दिग्रेड की, तो ये सिंह वाला लाट सबसे ऊंचे जगह पर रख के दिल्ली में आप मनाएं। उनका इशारा था कि आप सरकार बनाएं। फिर आप सोचे आप इस चिंतन से आप बना लेंगे। तो मैं आता हूं कि सिकंदर से जब युद्ध हुआ, मैदान छोड़ के भागा दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाका, उसका चाचा अपने भतीजे का सपना पूरा करने के लिए सेना लेकर भारत में आया। तो दादा चंद्रगुप्त के पास क्या थी? सेना थी, वो लेके लड़े। राजा के बेटे थे जिनके पिता को मार दिया गया था, दादा को मार दिया गया था। वो तो सामान्य एक छोटे से स्टेट के मालिक थे। जब वो खड़ा हुए तो आप जैसे हमारे जैसे लोगों को एकत्रित करके सिकंदर से युद्ध लड़े। सिकंदर मार खाया, गुरिल्ला युद्ध में मार के भागा और चला गया, जाते जाते मर गया। जब उसका चाचा आया तो युद्ध में बंदी बनाया गया, जान की भीख मांगा, पैरों पर पगड़ी गिराया। और पैरों पर पगड़ी गिराने के बाद जब समझौता नहीं हुआ तो अपनी बेटी से शादी की। हेलेना से कहा ये मेरी बेटी है, शादी कर लीजिए और मेरी जान बख्श दीजिए, दोस्ती कर लीजिए, रिश्तेदारी बना दी। तब उसके बाद शादी हुई। 4 प्रदेश दहेज में मिला, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। इतनी शानदार विजय जिस कौम ने किया हो, आज हमारे दादा के ससुराल में जो दहेज में देश मिला, उसको इस देश के बड़े वफादार लोग जो समझाते हैं कि देशभक्त है, सौंप दिए। अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ और साथ में बांग्लादेश भी अलग हो। इतने ये बहादुर लोग हैं, इनके पीछे आप चलते हैं, पूर्वजों का सम्मान गिराते हैं और अपना भी पहचान मिटाते हैं। इसलिए दादा चंद्रगुप्त के बब्बर शेरों, एक बार होश संभालो और मैदान जंग खड़ा होकर के उन्हें दादा चंद्रगुप्त का भारत वापस लेने के लिए संकल्प लो। आज दादा चंद्रगुप्त का जयंती नहीं है, उनके प्रपोज अशोका दिग्रेड है। इसलिए कहना पड़ता है कि कहते हैं पाकर चंद्रगुप्त को मगध सिंधुपति सा लहराया,
कहते हैं पाकर चंद्रगुप्त को मगध सिंधुपति सा लहराया, राह रोकने सीमा पर पश्चिम से जब सिल्लू कसा। विजय कथा सुन राजा चंद्रगुप्त की बोला, दादा चंद्रगुप्त की बोला, राजा चंद्रगुप्त की जय हो, राजा चंद्रगुप्त की जय। और उन्हीं महापुरुषों की शानदार याद, उन्हीं की शानदार याद में आज भी 15 जनवरी 26 अगस्त को जब आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उस मौके पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा के आप गाते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जिस कौम की ऐतिहासिक विजय गाथा को पूरा भारत के लोग नमन करते हैं, सारी दुनिया के, दुर्भाग्य हमारे प्रधानमंत्री 5 दिन पहले चिली के राष्ट्रपति डॉक्टर बोरिक आए थे और डॉक्टर बोरिक ने संवाद के दौरान हैदराबाद हाउस में पूछा कि ये जो तिरंगा लहर रहा है आपके देश का राष्ट्रीय ध्वज, इसमें अशोक चक्र का अर्थ क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगता है अज्ञानी है या जानबूझ करके सच्चाई बताना नहीं था। सारे अखबारों में छपा है भारत के, यह 24 घंटे चलते रहने का, गति में जीवन है और रुक जाने में मृत्यु है, इतने बता के शांत हो गए। और मैं आपके सामने ये भारत में समझौते के दिन का डॉक्यूमेंट्स, पेज नंबर 92, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, डॉक्टर अम्बेडकर समझौते के बीच की कॉपी है। संविधान सभा में 22 जुलाई 47, संविधान सभा में 22 जुलाई 47 को इस बात पर बहस हो रही थी कि देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा। तो इस देश में 5 प्रकार के झंडे लेकर के लोग पहुंचे कि हमारे पूर्वज बड़े बहादुर हैं, हमारे पूर्वजों की आन बान शान को भारत की आन बान शान मान लिया जाए, ताकि यही देश चलाने के काबिल है। पहले नंबर पर गेरुआ रंग के झंडे में ओम का चिन्ह और सुदर्शन चक्र लेकर के लोग आए हैं। दूसरे नंबर पर हरा ध्वज में चांद तारा लेकर आए मुस्लिम लीग के लोग, और तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लाल झंडे में हंसिया हथौड़ा लेकर आए, और चौथे नंबर पर जो अंग्रेजों के पक्के दलाल और दमछल्ले थे, ये दलाल और दमछल्लों ने कहा कि अंग्रेज अगर भारत छोड़ के जा ही रहे हैं तो उन्हीं के झंडे को हम फहराते रहेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना दिमागी गुलाम थे। और 5वें नंबर पर महात्मा गांधी के जो चेले लोग थे, उनका कहना था कि गांधी जी का जो चरखा है तिरंगे में लगा हुआ है, इसी को मान लिया जाए। तब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि साथियों, ये जो झंडे का रंग आप लोग लेकर आए हैं, अगर ये सुदर्शन चक्र को मान लिया जाएगा तो देश में मनुस्मृति का शासन चलेगा, और मनुस्मृति के शासन के आधार पर जाति पाति चलेगी, और इसी के चलते तो भारत खंड खंड हुआ है। तो क्या फिर भारत का विनाश चाहते हैं? तो लोगों ने कहा नहीं भाई, ये तो बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, इसको बचा के रखना है। तो लोगों ने पूछा कि अगर मुस्लिम लीग का झंडा फहराएंगे तो कहा कि जाना पड़ेगा आपको फिर करबला के मैदान में, और वहीं आपको सांस्कृतिक गुलामी करनी है। तब पूछा काबा करबला, फिर पूछा लोगों ने कि ये जो हंसिया हथौड़ा लेकर आए हैं कम्युनिस्ट वाले बड़े क्रांतिकारी हैं, तो हुआ कि फिर रसिया की गुलामी करनी पड़ेगी सांस्कृतिक। तब हुआ कि करना क्या चाहिए? तो चौथे नंबर पर लोगों ने कहा अंग्रेजों की ध्वज को स्वीकार कर लो। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हो, कि राजनीतिक आज़ादी मिल जाए, तो दिमागी सांस्कृतिक गुलामी क्यों ढोना चाहते हो? तब वहाँ पर लोगों का बात तो सही है, ये भी नहीं चलेगा। तब हुआ गांधी जी का। तो गांधी जी के तिरंगे में जो चरखा है वह कोई हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक नहीं है। तो लोगों ने पूछा तब बाबा साहब आप किसको लाना चाहते हैं? तो संयोग से देखो कि अंग्रेज भारत में आए थे और सारनाथ की खुदाई में यह अशोक का चक्र मिला था, सिंह की लाट मिली थी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के जो सभी सदस्य थे उनकी मौजूदगी में पूछा कि दुनिया के इतिहास से भरे पड़े पन्नों में राजाओं महाराजाओं संत महात्माओं के बीच महाराज अशोक नक्षत्र मंडल में एकाकी तारे की भांति चमक रहे हैं। हर युग और हर राष्ट्र
ऐसे शासक को जन्म नहीं दे सकता है। ये बात इसमें जैसे अंग्रेजों ने लिखा था, पूरे दुनिया के राजाओं का, महाराजाओं का, सम्राटों का, साधु महात्माओं को एक तरफ खड़ा करके देखा कि इनके अंदर जो गुण है, इनका वाणी आचरण है, और एक तरफ राजा अशोक है। दोनों ने देखा तो कहा कि एक तरफ हिमालय पर्वत है और दूसरी तरफ भंडा और तरकारी है, इनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब जाके सर्वसम्मत से पंथ हुआ कि महाराज अशोक का चक्र तिरंगे में रखा जाना चाहिए। इतनी बड़ी गंभीर बात जो संविधान सभा के लिखित रिकॉर्ड में है, हमारा प्रधानमंत्री जी नहीं जानते। मैं ऐसा मानने के लिए तैयार हूं कि प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है, सब जानकारी है। वो इसलिए नहीं बताना चाहते कि प्रधानमंत्री के मुंह से निकलेगा तो भारत का बच्चा जाग जाएगा और भारत की सरकार बनाने के लिए राकेश मौर्य जिंदाबाद, इसीलिए वो बहाना कर रहे हैं। यही बात तो हम छुपाना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो छुपाएं। हमारे कौम की जिम्मेदारी है, भारत के बहुजनों की जिम्मेदारी है कि सच्चाई को प्रत्येक भारतवासी के पास पहुंचाए, तभी हम लोग जागरूक होकर के फिर लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी लाइन। जब राजा चंद्रगुप्त के खौफ से भाग गए, समझौता हो गया, तो दरबार में उनकी बेटी आई, घर की बहू बनकर के हेलेना। पहले से भी एक हमारी माँ थी दुर्धरा, इसके बावजूद भी दहेज में राजदूत के रूप में बनकर के आए हैं मेगास्थनीय, और उन्होंने आंखों देखा हाल का भारत लिखा किताब में। उस किताब का नाम है मेगास्थनीय की इंडिका। कृपया यहाँ उपस्थित सारे लोग विचार करिए कि कितने लोगों ने मेगास्थनीय की इंडिका पढ़ा है, देखा है आंख से। भारत से वह किताब गायब और पूरे दुनिया की लाइब्रेरी से गायब कर दी गई। जिस लाइब्रेरी में मुख्य रूप से रखा गया था ग्रीक, जहां से सिकंदर आया था, उस लाइब्रेरी के ऊपर लिखा हुआ है कि भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित, कुत्तों के लिए प्रवेश है। क्यों यह हुआ? क्योंकि भारत का वो कौन व्यक्ति है जो लोग जाकर के इस महान दस्तावेज, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि मौर्य एवं भारत की शासक जाति है, उसका रिकॉर्ड गायब करने की क्या जरूरत है? तो आप तो इतिहास पढ़ते नहीं, इतिहास को समझने के लिए तैयार नहीं, और नया इतिहास बनाने के लिए भी तैयार नहीं। जो मन में आए, जिधर मन में आए उधर चल जाए। तो मित्रों, इतिहास किसी कौम का ऐतिहासिक दस्तावेज होता है। अगर दस्तावेज में गड़बड़ी कर दी जाए, नाम दूसरे का लिख दिया जाएगा, तो वह जमीन किसी दूसरे की हो जाएगी, आपकी नहीं रहेगी। इसीलिए वह किताब गायब कर दी गई। परम सौभाग्यशाली हम लोग हैं, ये सारे किताबों का कॉपी मैंने मंगवा के रखा है। इसलिए मंगवा के रखा है कि आपको सही सही इतिहास की जानकारी दे सके। दुनिया के 6 तत्कालीन लेखकों ने भी मेगास्थनीय की इंडिका से उद्धरण निकाल के अपनी किताबों को भरा है। उन उद्धरणों को मिला के एक नई किताब बनी है, और 1846 में जर्मनी के बोर्न शहर से निकलने वाले प्रोफेसर शानबैग ने नई किताब लिखा, उसका नाम भी इंडिका है। उस इंडिका में जो जो बातें लिखी है, आप पढ़ेंगे तो आपके पट्टे खुल जाएंगे। भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, मौर्य पीरियड में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, और भारत में उस समय कर्मचारी का जो चपरासी होता है और जो सेनाध्यक्ष होता है भारत का, चपरासी का वेतन 250 सोने का सिक्का था, और सेनाध्यक्ष जो राष्ट्रपति से नीचे होता है उसका वेतन 48,000 सोने का सिक्का। कितना भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहा होगा। तो मैं अगर वहां बोलूंगा तो फिर भारत के लोगों की चुने हिल जाएगी। कि वह सिक्का जो हमारा आजादी के समय भी, जो देश का 1 रुपया बराबर 1 अमेरिका के डॉलर था, आज हमारा 87 रुपया 87 पैसा बराबर 1 डॉलर। इतना उल्टा देश को बेचा किसने? काहे के लिए बेचा? क्योंकि आप में जो जागरूकता आ रही है, देर सवेर कहीं आप सत्ता पर न चले जाओ, उसके लिए लड़ाई न लड़ दो। इसलिए आर्थिक दृष्टि से इतना गुलाम बना दो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, 356, 358, 360, ये चारों में से जो आर्थिक संकट की धारा है,
उसको लागू करके मिलिट्री रूल लगा के कुचल दिया जाएगा। ये खेल चल रहा है देश में। खेल यहाँ आ गया, अभी जागे नहीं, अभी ऐसे ही खाने में घुले हुए और कुचलने तक की तैयारी। तो होश को संभालना पड़ेगा आपको। मैं आता हूँ अपने महान शासक अशोका द ग्रेट। ये अशोका द ग्रेट जो हमारे देश की आन बान शान पहचान है, इनके लिए इतिहासकारों ने लिखा है। विसेंट स्मिथ, एच.जी. वेल्स ने लिखा एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या लिखा कि दुनिया के इतिहास से भरे पड़े पन्नों में फिर उन्होंने ही तो है राजाओं महाराजाओं सम्राटों संत महात्माओं के बीच महाराज अशोक नक्षत्र मंडल में एकाकी तारे की भांति चमक रहे थे। हर युग और हर राष्ट्र ऐसे शासक को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन भारत भले ही जिस कौम में पैदा हुआ कौम भले ही अपने इस महान बेटे की अपने पूर्वज की लायकियत को भूल चुका है, लेकिन चीन और जापान उनकी महानता को आज भी कायम रखे हुए है। ये लिखा किस किताब में। चीन और जापान हमारी हिफाजत कर रहा है, हमारे पूर्वजों की आन शान। और मैं जानता हूं कि 14वीं शताब्दी में चीन का शासक अशोका द ग्रेट की मूर्ति बनाकर चीन का सबसे बड़ा आदर्श महापुरुष घोषित किया। आज भी प्रतिदिन फूल चढ़ाने जाता हूँ राजपथ, जहाँ हमारे पूर्वजों की पूजा होती है दुनिया के 20 देश में, और हमारे देश से हमारा इतिहास गायब, जमीन के अंदर दफना दिया गया। और हम अपने को सोचते हैं बड़े बहादुर हैं, बड़े समझदार हैं। भाई मुझे समझने की जरूरत है, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि पूछे सिकताकण से हिमपति तेरा हुआ राजस्थान का। सिकताकण में ओस की बूंद से हिमपति बने हिमालय, ओस की बूंदों से हिमालय पूछता है। पूछे सिकताकण से हिमपति तेरा हुआ राजस्थान कहाँ, बन बन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला वह चंद्रगुप्त बलवान था। वह दादा चंद्रगुप्त कहाँ है जिन्होंने आज से 2350 साल पहले अखंड भारत का निर्माण किया। उन्हीं पूर्वजों की आप संतान है। उस समय तलवार चलानी पड़ती थी, गर्दन काटना पड़ता था, गर्दन कटाना पड़ता था। आज खाली वोट देना है, सरकार बनाना है। तो हम शायद इस बात को भूल गए कि दूसरे को वोट देके सरकार बना के हमें एक ईंट बिछाने के लिए, हैंड पाइप लगाने के लिए भीख मांगना, यही हमारे दिमाग की सबसे बड़ी योग्यता है। मित्रगण, इस योग्यता को बदल दो। जितना जल्दी आप सोचने की योग्यता बदलेंगे उतना जल्दी आपका भला होगा। इसलिए मैं दुनिया के महान क्रांतिकारी मार्क्स के शब्दों में कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री इज द इंजन ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी इतिहास क्रांति का इंजन है। और आपका इतिहास ही गायब। कहाँ इतिहास है? 250 साल पहले तो इतिहास का पता नहीं, नाम का पता नहीं, और जिन्होंने खोज के दिया उन्हें हम भारत से भगा ही दिए। इतने हम चालाक लोग थे। हमें जिसने मिटा दिया उसको भगाए नहीं, सर पर बैठाए, और जो हमें ला करके खड़ा कर रहा था उसे भगा दिए। ये किसी समझदार कौम का लक्षण है या नहीं, फैसला आपके ऊपर छोड़कर हम आते हैं कि राजा चंद्रगुप्त की बात हो गई, थोड़ा हमारे अशोका द ग्रेट की, लेकिन हम कैसे चलेंगे? हमें भी तो कुछ करना होगा। जब भारत का राष्ट्रपति के सर पर भगवान बुद्ध है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक है, राज मुद्रा में अशोका द ग्रेट है, राष्ट्रपति के मुहर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक की और थाना पदाधिकारी की मुहर अशोक के सीने की लाठ लगती है या नहीं लगती है? लगती है। तो उसमें ये लिखा पड़ी है कि ये दादा चंद्रगुप्त के प्रपौत्र की सरकार चल रही है। ये आंधी रिकॉर्ड है। और इसके बाद 84,000 शिलालेख, 84,000 शिलालेख महाराजा अशोक ने लिखवाए थे। 84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे। मालूम है कि नहीं? 84,000 बुद्ध विहार में से वो गए कहाँ है? कौन खोजेगा? अभी मात्र लॉर्ड कनिंघम ने खोज कर 725 हमें दिया, अंग्रेजों ने खोज के 725 दिया। बाकी 83,275 तो जमीन के अंदर है और हम खोदने के लिए तैयार नहीं, सरकार खोज कर देने के लिए तैयार नहीं, हम सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि तू पूछ अवध से राम कहाँ, तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा के घनश्याम कहाँ, ओम मगध मेरे अशोक वह चंद्रगुप्त बलराम कहाँ।
वो अशोका द ग्रेट और चंद्रगुप्त बौद्ध कहाँ थे? इसलिए मुझे कहना पड़ता है, बंद करने का समय है, ज्यादा हो कि अरे यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पर जानकर, यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पर जानकर, वही तुम्हारी राह में खड़े हैं सीना तान कर। उन्हीं की सरहदों में कैद हमारी गोलियां, वही हमारी थाल में परस रहे हैं गोलियां। जो सारा इनका भेद खोल दे, हर एक बात बोल दे, वही सुर्ख आरज़ू सुर किताब चाहिए। धीरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जवाब अगर न मिल सका तो इनकलाब चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। क्या हम तैयार हैं? नहीं तैयार हैं तो साथियों आपको तैयार होना चाहिए। मैं बहुत गहराई से रैली का निरीक्षण कर रहा था और जो समय हम लोग समझदारी में थोड़ा ज़्यादा ले लिए, इसको और समय दिए होते और सिस्टमेटिक क्रम से संचालित होती तो शायद यह गुजरात की रैली पूरे भारत की सरकार बनाने के लिए वह फार्मूला लेकर जाती जिसे आपके समझ में आता। क्योंकि हमारे सामने दुनिया का आदर्श किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए, किसी भी सामाजिक संगठन को चलाने के लिए, किसी गैर राजनीतिक संगठन को चलाने के लिए, किसी धार्मिक सांस्कृतिक संगठन को चलाने के लिए आदर्श महापुरुष, आदर्श विचारधारा, ये उसके दृष्टि का मूल चिंतन होता है। पहले दार्शनिक ग्राउंड मजबूत हो जाएगा, तब उसमें से सिद्धांत रहेगा। आदर्श, उसके बाद उद्देश्य, फिर सिद्धांत, सिद्धांत बाद नारा, फिर आता है नीति, फिर आता है कार्यक्रम। हम किसी सिस्टम से चलने के लिए तैयार नहीं। हमारे साथी नारा लगा रहे थे, जिस दिन मैं नारा कर रहा था सन 90 में बैठकर गेहूं की फसल काट करके लौट रहा था, बैठ के लिख रहा था कि देश का शासक कैसा हो, तो मेरे मन में आया कि लिखे कि देश का शासक कैसा हो, सम्राट अशोका जैसा हो। वो नारा मैंने लिखा था, कोई दूसरे ने नहीं लिख करके दिया था। लेकिन जिन बातों को मैंने समझाया मित्रों को, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जो सुना वही अपने मन से एक संगठन बना के लेके चलता है। और अभी भी उस संगठन को ऐसे ही चलाते हैं जैसे लगता है कि छीना झपटी चले। मित्रों, एक बार पैर पर खड़ा हो जाओ, फिर जो मर्जी सो करो, इतिहास तुम्हारे साथ खड़ा है। आज अगर आप तैयार हो जाए तो अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों से कर लीजिए भेंट, गांव से दिल्ली तक का खुल जाएगा गेट, मत करना नहीं। ये फार्मूला तुम्हारे साथ है, लेकिन खड़ा आपको होना होगा। और अशोका द ग्रेट के सपनों पर चर्चा न हो, उनके मिशन पर चर्चा न हो, इसके लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाई का दंगा कराया जाए, ताकि एक तरफ मुसलमान एक तरफ हिंदू की बात हो, महाराजा अशोक की बात ना हो जो संविधान सभा से पारित है, उसकी चर्चा न हो। क्या इन्हें हम अपना दोस्त माने या दुश्मन फैसला है? इसलिए कहना चाहूंगा कि महाराजा अशोक के सपनों का भारत वसुधा को कुटुंब बनाना है। इसीलिए कहा नास्ति ही तंत्रम सर्वलोकहितम। जब वसुधा को कुटुंब बनाना है तो सम्यक वाणी की जगह पर उन्होंने उदाहरण दिया है, सम्यक वाक्य, वाक संयम और भाव शुद्धि ये लाई है। फिर उसके बाद है कि सत्यमेव जयते, जियो जीने दो, ये फार्मूले हैं जिस पर आपको चलना है। और फिर आगे करके अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी बात को मानना जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं को बहुत पढ़े लिखे या पूर्वजों का इतिहास जानते, सिर्फ उनकी बात को सुन लेना, उनकी सेवा करना, उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारे जन्मदाता ही नहीं बल्कि हमको इतना बड़ा करने वाले भाग विधाता भी। फिर आगे कह रहे हैं कि अपने जो गुरु हैं यानी श्रमण ब्राह्मण का सम्मान करो। अब इस बात पर पूरा भारत ऐसे भ्रम में फंस गया कि आज तक इसका श्रमण अलग करता है, ब्राह्मण अलग करता है। भगवान बुद्ध का एक सारी सूत्र पढ़ लेना, श्रमण ब्राह्मण यानी 90% बहुजनों में जो बुद्धिजीवी थे, भारत का भाग्य लिखते थे, चलाते थे, बहुजन को दिशा देते थे, उनको श्रमण ब्राह्मण, ये यशुकारी सूत्र में लिखा है। तो साथियों, मैंने बहुत सारी बातें कही, सम्यक आजीविका है, तो बातों को विराम देता हूं क्योंकि ज्यादा हो गया। लेकिन इतना कह के विराम दूंगा कि जब से आप शांति के पुजारी हो गए, जब से आप शांति के पुजारी हो गए, तब से हिजड़े भी आदि क्रांतिकारी हो गए। अरे कुछ परिस्थितियां बदली, कुछ आप बदल गए, वरना तो आपके पूर्वज दाता थे, आप भिखारी हो। कोई बात नहीं, भिखारी हो, लेकिन मूर्ख और अनारी हो गए, यह बड़ा दुख का विषय है।
इसी मूर्खता और नारीपन को दूर करने के लिए एक साथ बैठने की जरूरत है, आपस में बातचीत करने की जरूरत है। और मित्रगण, एक उदाहरण देकर वाणी विराम करूंगा, उदाहरण से सुनिएगा। महाराज अशोक के पिता राजा बिंदुसार अपने बुद्धिजीवियों का कितना कदर करते थे, इस बात को समझने के बाद अपने बुद्धिजीवियों की कदर करना सीखना पड़ेगा। इनके पिता ने अपने सीरिया के सम्राट अंतियोकस को एक पत्र लिखा कि मुझे दार्शनिक और अंगूर की शराब भेज दो। तो यहाँ से लिख करके तो गया, लेकिन वहां से अंगूर की शराब भेजते हुए पत्र आ गया कि हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है कि कोई दार्शनिक भेजे जाए बुद्धिजीवी, क्योंकि बुद्धिजीवी तो देश चलाता, दे देंगे तो अंगूर की शराब लेके क्या चाहेंगे। ये वहां से लेकर आया। तब राजा अशोक ने खोजा कि भारत में दार्शनिक कौन। तब खोजते खोजते उन्होंने पाया कि भारत भूमि पर ऐसा दार्शनिक है, उनका नाम है भगवान बुद्ध। वो तथागत है जिनके लिए लाइट ऑफ एशिया एडविन अनरोल्ड ने लिखा, पहली लाइन में लिखा कि अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए दुनिया के लोगों को प्रकाश देने वाला दुनिया का प्रथम व्यक्ति है तथागत। ये पहली पैराग्राफ। और दूसरी लाइन में भी सुन लीजिए, दूसरा भी एक लेखक है, मुल्कराज आनंद, जो भारत छोड़कर चले गए लंदन, वहां बैठ के भारत की किताबें लिखे मौर्य वंश के विषय में, जात के सुनार है। उन्होंने लिखा कि जब मौर्य राजकुमार जब राजा बनते थे, शपथ ग्रहण करते थे, पेज नंबर 73 पर लिखा है, पेज नंबर 73 पर लिखा है कि मौर्य राजा, मौर्य सम्राट जब गद्दी पर बैठते थे तो जनता के सामने शपथ लेते थे कि यदि मैं जनता को सताऊं, जनता का कोई काम न करूं, देश के खिलाफ साजिश रचूं, जनता के खिलाफ गलत कार्रवाई करूं, तो जनता को अधिकार है कि पूरे परिवार सहित गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दो, न रहे बाजे बांसुरी, कोई गंदगी फैलाने वाला पैदा न हो। ऐसा भारत में आज तक कोई शासक पैदा नहीं हुआ जो इतना बड़ी शर्त रखे, इतना बड़ा शपथ ग्रहण करे। इस देश में तो हर जगह झूठ है बोला, पंचशील का कहीं पालन नहीं, हर जगह झूठ है। क्या बताऊं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को देखा हूं खूब गहराई से, 70% मामले फर्जी। पुलिस के आयोग की रिपोर्ट पढ़ा हूं, ये भी 80% फर्जी। विधि मंत्री को जब मैंने चैलेंज किया दिल्ली में, तो कहा कि 80 से 85% FIR तो फर्जी है, तुरंत विधि मंत्री को हटा दिया। पानी को ध्यान देते हुए कहना चाहूंगा कि शेरों तुझे स्वतंत्रता पुकार रही है। शेर है ना चतुर्मुखी, अरे शेरों तुझे स्वतंत्रता पुकार रही है। छूने को दादा चंद्रगुप्त, अशोका की बुलंदी समा तुझे ललकार रही है। क्या जम चुका है खोलता रहूं, विजयी अशोक का नाहर की आत्मा तुझे धिक्कार रही है, धिक्कार रही है। जय भारत, जय भारत।